तो भाई ये सारा म्योंगडोंग का एरिया है। 2 बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था और परसों वाले व्लॉग में भी दिखाया था। और यहीं पे ही सब कुछ मिल जाता है। हालांकि मेरे एयरबीएनबी से ये 40-45 मिनट दूर था, बट मैंने एयरबीएनबी भी बहुत बाहर ले रखा था, तो इसलिए आना ही पड़ता है भाई यहाँ पे। तो अब एक बार ये ट्रैफिक वाले एरिया से निकलूँ फटाफट, क्योंकि यहाँ से जो है डिस्टेंस वो है 64 किलोमीटर और मैप में दिखा रहा है 1 घंटा। तो 64 किलोमीटर के लिए 1 घंटा दिखा रहा है, इसका मतलब भाई बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा, सारा एक्सप्रेसवे या हाईवे ही होगा रास्ता। क्योंकि वैसे अगर आप सिटी की बात करें तो भाई 10 किलोमीटर के लिए लग जाते हैं 60-70 मिनट। तो यहाँ सोचो 60 किलोमीटर के लिए 60 मिनट दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया टाइम है। तो जल्दी जल्दी चलो चलते हैं, 2:30 बज चुके हैं, 3:30 तक पहुँच जाऊँगा और 1-1.5 घंटा वहाँ विलेजेस आपको दिखाऊँगा अच्छे से। और ये वाले विलेजेस ना प्रॉपर टूरिस्टी विलेज है, मतलब ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि टूरिस्ट आए यहाँ पर। जो मैंने आपको कल विलेज दिखाया था ना, वो एक्चुअल में ऐसा विलेज था जिसमें मतलब रियल लोग भी रहते हैं घरों में। तो वो विलेज को मतलब एज अ टूरिस्ट के लिए नहीं बनाया गया था अलग से। लेकिन आज जिसमें मैं जा रहा हूँ वो स्पेशली बनाया ही टूरिस्टों को दिखाने के लिए है गाँव। तो दोनों तरह के है, कल वाले में देख लेना रियल गाँव और आज वाले में देख लो भाई दिखावे वाले गाँव, है ना। और उसके बाद भाई नॉर्थ कोरिया तो जाना ही है, अपना जो बॉर्डर है वो, उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो भाई मज़ा आ जाएगा। सोचो अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके मैं जा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया, वो भी कहाँ से, साउथ कोरिया से, जिन दो देशों के बीच में अभी तक जंग चल रही है। जी हाँ भाई, पूरी स्टोरी पूरी हिस्ट्री जो थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। आज फ़िलहाल हम बॉर्डर तक का सफ़र करेंगे और कल आपको दिखाऊँगा। और भाई एक और स्पॉइलर दे देता हूँ, चलो आज ही, कल मैं नॉर्थ कोरिया में पैर रखने वाला हूँ। जी हाँ भाई, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं साउथ कोरिया तो आया ही हूँ, लेकिन इस ट्रिप पे मेरी जो कदम है वो नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पे भी पड़ सकते हैं या पड़ेंगे, वो सब आप कल देखना। अभी फ़िलहाल जो आज का सीन है वो करते हैं पहले पूरा। यार पता नहीं है मैप क्यों दिखा रहा है कम टाइम, जबकि एक्सप्रेसवे पे भी बताओ जाम लग जाते हैं यहाँ तो बीच बीच में। अभी 43 किलोमीटर बचे और 33 मिनट दिखा रहा है बस। या तो लग रहा है कि थोड़ी ही देर का है, उसके बाद कुछ गजब ही एक्सप्रेसवे आने वाले हैं कि भाई साहब गजब ही स्पीड कवर हो जाएगी। पर अभी हालात देख के तो नहीं लग रहा। अभी तो भाई 30-35 की स्पीड मेंटेन हो रही है यहाँ पे। तो बाकी ये है भाई टोटल 8 लेन का एक्सप्रेसवे, 4 लेन इधर है, 4 लेन दूसरी तरफ है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि भाई मतलब क्या होता है ना, रूल तो देखो हर देश में यही होता है, पर फॉलो करते हैं नहीं करते वो अलग बात है। बट अपने यहाँ पे मतलब साउथ कोरिया में ये सीन है कि अगर किसी बंदे को लेफ़्ट मुड़ना है तो वो एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली में या ये सेकंड वाली रो में रहेगा, ठीक है। और किसी को राइट मुड़ना है तो वो एक्सट्रीम राइट में या फिर उसके साथ वाली में रहेगा, वो डिपेंड करता है मार्किंग के हिसाब से। तो ज़्यादातर जगहों पे एक ही होती है लेन मुड़ने के लिए, कुछ जगह पे 2 भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपको मतलब 500-600 मीटर पहले से ही जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। मान लो आपको पता है कि आधा किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट कट लेना है, तो आप पहले ही भाई एक्सट्रीम लेफ़्ट में हो जाओगे 500 मीटर पहले ही। क्योंकि अगर आप उस टाइम नहीं हुए ना भाई, तो एंड में आपको यहाँ के लोग जो है मतलब दूसरी गाड़ी वाले वो उस लेन में एंटर करने नहीं देंगे। जैसे हम इंडिया में तो भाई एकदम एक्सट्रीम राइट में चल रहे होते हैं, फिर अचानक से लेफ्ट जाना होता है तो हम तो भाई कहीं से भी मोड़ देते हैं ना। मैं भी करता हूँ भाई ऑब्वियसली इंडिया में तो ये, क्योंकि वहाँ पे लेन कोई फॉलो करता ही नहीं है। मतलब आप करोगे फॉलो तो आपकी ठुकी जाएगी गाड़ी, क्योंकि दूसरा बंदा तो करेगा नहीं, अचानक से घुसा देगा। तो जिस देश में हो आप उसी के ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से आपको भी अडेप्ट करना पड़ता है, वरना आपकी गाड़ी ठुकती रहेगी, एक्सीडेंट होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे वो सी चीज़ नहीं चल सकती कि आप मज़े से राइट लेन में चल रहे हो और फिर आपका मन कर रहा है जी चलो लेफ़्ट मुड़ते हैं, तो आपने अचानक से लेफ़्ट मोड़ दी बीच में आके। भाई कोई नहीं रोकता है यहाँ पीछे, हो सकता है आपकी गाड़ी ठोक भी जाए यहाँ पे। तो इसलिए अपनी लेन में चलो, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ का ये रूल है। अब मैं जब मुझे पता है भाई मैप में दिखा रहा है कि 6-7 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, तो मैं बीच की 2 लेन में ही रखता हूँ अपनी गाड़ी, क्योंकि स्ट्रेट जाना है तो ये बीच की दोनों लेन सीधी सीधी चल ही रही है। पर अगर मैप दिखाएगा कि लेफ़्ट मुड़ना है 1 किलोमीटर बाद या 800 मीटर बाद, तब मैं इंडिकेटर दे के लेफ़्ट में हो जाता हूँ। और इंडिकेटर भी भाई ज़रूर देते हैं यहाँ पे हर कोई। अगर आप नहीं दोगे ना इंडिकेटर तो भाई साहब लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे हॉर्न बजाने लग जाते हैं। मेरे साथ तो हुआ नहीं है, पर मैंने जापान में ये चीज़ देखी है।
खैर जापान में तो कुछ ज़्यादा ही शरीफ लोग थे, यहाँ साउथ कोरिया के शरीफ इतने नहीं है भाई। इन भी इम्पेशेंट लोग हैं बड़े, ऐसे हॉर्न मारते रहते पीछे से, बीच में घुसने नहीं देते भाई। तो ये सीन है बाकी मेन यहाँ पे ना। और अब आज मेरा चौथा दिन है यहाँ ड्राइविंग का। अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका हूँ, रूल्स भी सारे समझ चुका हूँ, लेन्स की मार्किंग भी 95-96% समझ चुका हूँ। कुछ 3-4% ऐसी होती है जो अचानक से कुछ अलग ही आ जाता है, तो उस केस में मुझे वो कट मिस करना पड़ता है, अगले कट से मुड़ता हूँ फिर मैं। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझ गया हूँ यहाँ का ड्राइविंग स्टाइल अब पूरा, और आराम से कंफर्टेबली गाड़ी चला पा रहा हूँ। जो फर्स्ट डे मेरे को डर लग रहा था ना भाई, उसका अब 5% ही डर बचा है बस। और अच्छी बात यह है टचवुड भाई, ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ही कोई मुझे लग रहा है ऐसा चलान वलान हुआ होगा। एक बार का लग रहा है शायद, वो भी कंफर्म नहीं है, चलो बाद में ही पता चलेगा वो तो जब गाड़ी दे दूंगा मैं। वैसे ओवरऑल मज़ा आ रहा है अब ड्राइविंग का। साउथ कोरिया से ज़्यादा इन्जॉय मैंने ड्राइविंग जापान में की थी। यहाँ पे भी ठीक ही है मतलब, पर वही मैं बता रहा हूँ ना, ड्राइवर यहाँ के इतने अच्छे नहीं हैं। जापानीज़ लोग तो बहुत ही ज़्यादा सीधे और शरीफ थे भाई, मतलब वो खुद लेट हो जाएंगे लेकिन सामने वाले को जगह पहले दे देंगे। और वहाँ पे तो भाई मतलब कोई अगर जैसे कोई फुटपाथ वो कर रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस, और किसी गाड़ी वाले ने उसके लिए रोक दी गाड़ी की, जा भाई तू चला जा, तो भाई ऐसे मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बीच में खड़े होके झुक के थैंक यू करते थे। बताओ मतलब इतने प्यारे लोग थे यार जापान के। यहाँ पे वो सब मुझे देखने को मिला नहीं। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखी है मैंने, जैसे आप किसी को अगर जगह दे दोगे या किसी को जाने दोगे ना, तो वो ड्राइवर आगे जाके आपके अपना हज़ार्ड लाइट ऑन कर देता है। तो यहाँ पे हज़ार्ड लाइट अगर किसी ने 2-3 सेकंड के लिए ऑन करी है तो उसका मतलब होता है वो आपको थैंक यू बोल रहा है या सॉरी बोल रहा है। तो आपने किसी को जगह दिया तो आपको थैंक यू बोलेगा, अगर उसने कुछ गलती कर दी है तो आपको हज़ार्ड लाइट ऑन करके ऐसे सॉरी बोलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भाई अच्छा लगा, मैंने भी ट्राई करा है 1-2 बार। मतलब बहुत कम ही चांस हुआ है कि मेरे को किसी को थैंक यू बोलना पड़े, क्योंकि लोग जगह देते नहीं है भाई यहाँ पे ना। पर हाँ, 1-2 बार किसी ने दी थी तो मैंने भी फिर अपनी हज़ार्ड लाइट 2 सेकंड के लिए ऑन करके ऐसे मतलब एज अ गुड जेस्चर कि हाँ थैंक यू बोल रहा हूँ मैं, वो कर दिया था। तो इस तरह से आप यहाँ चलती गाड़ी में थैंक यू सॉरी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ बिल्कुल जेट ब्लैक शीशे है भाई। तो जेट ब्लैक शीशों की वजह से ना तो वो मुझे देख पा रहे हैं ना मैं उनको देख पा रहा हूँ अंदर कौन बैठा है। तो आप इशारों में या ऐसे फेस से थैंक यू नहीं बोल पाओगे, आपको ये इंडिकेटर नहीं सॉरी हज़ार्ड लाइट ही करके यूज़ दिखाना पड़ेगा। तो सही है, ओवरऑल कल्चर अच्छा लगता है मुझे एशिया में ना अपने। मतलब आप जिस भी देश चले जाओ काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहते हैं लोग। हाँ, कुछ देशों में कुछ इंडियंस ने नाम ख़राब कर रखा है, इसलिए उनकी वजह से बाकी ट्रैवलर्स को भी सहना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो थाईलैंड ही हो गया भाई। मतलब कुछ लोगों ने इतनी हरकतें कर करके वहाँ के होटल वाले इंडियन से स्पेशली चिढ़े पड़े हैं। तो मैं भी जाता हूँ ना तो भाई वो बड़े उखड़े से बात करते हैं, जो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। क्यों मुझसे क्यों अच्छे से बात नहीं कर रहे, मैंने थोड़ी कुछ करा है। पर उनका भी भाई वही है, उन्होंने देखे है ना क्या गंद फैलाते हैं लोग वहाँ जाके। वैसे ओवरऑल देखोगे भाई इंडिया की इमेज ऑलमोस्ट हर कंट्री में बहुत बढ़िया है। मतलब लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी कंट्री के बारे में। बस कुछ गिने चुने देश है जहाँ पे थोड़ा सा नाम ख़राब है हमारा। वैसे ओवरऑल अच्छा है भाई। और रेसिज्म का ही मैंने बताया ना, मैंने तो भाई कुछ भी रेसिज्म फेस नहीं किया यहाँ साउथ कोरिया में। लोग कहते हैं कि हाँ रेसिज्म फेस करना पड़ता है, इंडियंस को अलग उससे करते हैं ट्रीट, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो बस ड्राइविंग को छोड़ के बाकी सब बढ़िया हुआ है। ड्राइविंग में ही थोड़े से बस जो दूसरे गाड़ी वाले हैं वो एग्रेसिव टाइप के हैं यहाँ पे, बाकी ओवरऑल लोग मुझे अच्छे मिले हैं यार। और अब ये जिस एक्सप्रेसवे में मैं चढ़ा हूँ भाई, यहाँ की 100 की लिमिट है, अब 80 हो गई, कम करनी पड़ेगी भाई क्योंकि यहाँ चलान आ सकता है। यहाँ की नेविगेशन ऐप अच्छी है, बता देती है कि आगे कितना मीटर पे कैमरा है और कितनी स्पीड लिमिट है, तो बंदा उसी हिसाब से ही ना एडजस्ट कर लेता है अपनी स्पीड को। ओवरऑल यहाँ पे स्पीड लिमिट्स का ना थोड़ा सा तो इशू है भाई। मतलब आप जनरली देखोगे तो 50, 60, 70, 80 मैक्स इतना ही होता है। 100 मुझे इसी एक्सप्रेसवे पे मिली है, वरना ज़्यादातर नहीं होता। और अब ये देखो टोल टैक्स आ गया यहाँ पे ना, ब्लू कलर की जो पट्टी बनी हुई है ज़मीन पे, ये है हाई पास वाली लाइन। यानी जिनकी गाड़ी में हाई पास का कार्ड लगा हुआ है वो इस लाइन से निकल जाओ। देखो रुकना भी नहीं पड़ता भाई, चलती गाड़ी को ही स्कैन कर लेता है ये। जैसे अपने इंडिया में तो भाई रुकना पड़ता है, फिर वो फाटक सा खुलता है, यहाँ पे वो नहीं है। मैं कह रहा था यहाँ पे क्या है, इतना तेज सिस्टम है इनका कि 1 सेकंड भी क्या कुछ मिली सेकंड्स में ही नंबर स्कैन करके पैसे काट लेता है आपके हाई पास में से। और अगर आपके पास हाई पास नहीं है, आपको कार्ड से पे करना है या कैश पे करना है, तो आप दूसरी लेन में घुस सकते हो। तो ये यहाँ का टोल टैक्स का जो भी सिस्टम है पूरा सही है। मतलब इंडिया में मुझे लग रहा है कुछ जगहों पे ना ऐसे टोल टैक्स आ गए हैं जहाँ बैरिकेडिंग नहीं होती, अब सीधा आपका फास्टैग या नंबर प्लेट स्कैन होएगी और तैड़म पैड़ पैसे कट जाएंगे।
पर यहाँ पे इन्होंने हाई पास का सिस्टम सही बना रखा है, या बैंक लिंक होगा हर नंबर प्लेट से कि बंदे के पास हाई पास में पैसे नहीं है, बैंक से ही कट जाएंगे, निकाल लो। तो इससे क्या है ना, टोल टैक्स पे जाम नहीं लगता। अपने इंडिया में आपने देखा होगा भाई, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे टोल टैक्स में कम से कम 5-6 मिनट का जाम तो होता ही होता है। आपके आगे 5-10 गाड़ियाँ होंगी तो 5-10 मिनट तो वेस्ट हो ही गए। यहाँ नहीं है भाई, अब आपके सामने देख लो, इतनी गाड़ियाँ निकल रही है, किसी को भी रुकना नहीं पड़ रहा, तहम पैड बस अपना चलाते रहो 70-80 की स्पीड में। बाकी जापान की तरह ही ना, यहाँ पे भी पहाड़ियाँ काफ़ी सारी है, तो इसी वजह से इनको टनल मजबूरन बनानी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी के आर पार जाना है तो या तो रास्ता ऊपर से निकालना पड़ेगा या टनल बनानी पड़ेगी। तो ऊपर से निकालने में तो ज़्यादा सरदर्दी है, तो इसलिए टनल बना देते हैं लोग। तो देखो यहाँ भी टनल आ गई ना, तो बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पे, मतलब रोड वोड सारी बढ़िया है, और मार्किंग प्रॉपर मिलेगी आपको हर रोड पे, गड्ढे नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। मुझे मतलब अभी 4 दिन ड्राइव करते हो गए, एक गड्ढा नहीं दिखा भाई, किसी गली में भी नहीं दिखा, किसी रोड पे भी नहीं दिखा, हाईवे पे भी नहीं दिखा, एक्सप्रेस वे पे भी नहीं दिखा। और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स वगैरह प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर सब कुछ। प्लस इनकी नेविगेशन ऐप जो है नेवर करके और काकाओ मैप्स, 2 ऐप है यहाँ। गूगल मैप यहाँ चलता नहीं है भाई, मैंने बताया था आपको। तो ये जो दोनों इनकी अपनी एप्लीकेशन है, इसमें डिटेल सारा डेटा डाला हुआ है, कितने मीटर पे कैमरा है, कितने मीटर पे, इवन स्पीड ब्रेकर भी पहले ही बता देता है कि 400 मीटर पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, स्लो हो जाओ थोड़ा सा। तो देख रहे हो, मतलब अच्छा है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे ड्राइविंग के मामले में साउथ कोरिया का बहुत बढ़िया लगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट हाँ 3-4 दिन लगे मुझे समझने में, बट अब एक बार आपको समझ आ गया, फिर आप यहाँ के स्टाइल में ही ड्राइविंग कर सकते हो उस हिसाब से। बाकी आसपास देखो भाई, सारे नज़ारे ही बदल गए। कहाँ अभी तक सोल सिटी में मुझे सारे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही थी, और यहाँ पे मस्त भाई पूरा कंट्री साइड है, मतलब विलेज एरिया है सारा, पहाड़ दिखते हैं आपको। तो ड्राइविंग में ही मज़ा आ रहा है। पर यार कोई रेस्ट स्टॉप वगैरह नहीं दिख रहा मुझे बीच में, पता नहीं। हाँ ये आ रहा है ना, देखो 2 किलोमीटर बाद है राइट साइड में। तो चले गए एक बार देखते हैं यहाँ के पेट्रोल पंप जो आते हैं ना हाईवे पे, ढाबे टाइप के, वो कैसे है। तो ये जो पी का निशान है भाई 500 मीटर पे दिखा रहा है, आने ही वाला है। अब ये खाली पार्किंग है यहाँ पे या सब कुछ है वो देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। ये देखो ये आ गया एक और बोर्ड, हाँ वॉशरूम बने हुए हैं इसमें, है ना, मेल फीमेल बना है। तो देखो ग्रीन कलर की पट्टी है ना, अब आपको इस ग्रीन कलर की पट्टी को ही फॉलो करते जाना है। अब हाईवे की स्पीड लिमिट थी 100 की, लेकिन यहीं पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि भाई अगर आप अंदर एंटर कर रहे हो तो 30 की लिमिट है, 30 पे आ जाओ सावधानी से। अच्छा, तो ये वैसे वो नहीं है भाई प्रॉपर ढाबा टाइप का, मतलब खाने पीने का। यहाँ बस इस तरह की देखो पार्किंग स्पेसिस है, आप यहाँ गाड़ी लगा सकते हो अपनी, और वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। ख़ास नहीं है कुछ, नॉर्मल ही है। फिर भी चलो एक बार उतर के लगा ही देते हैं, देख तो ले हम भी ज़रा। अच्छा जी, स्मोकिंग एरिया भी बना रखा है, देख रहे हो। पब्लिकली स्मोकिंग नहीं करते यहाँ लोग, सब डेडिकेटेड एरिया है ऐसा, इसी में करते हैं। और देखो इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हीं बॉक्सेस में लगानी होती है गाड़ी, मतलब सब लोग फॉलो भी करते हैं ये चीज़। तो ये देखो भाई, गाड़ी में अंदर बैठे रहो ना, पता नहीं चलता स्पीड का। बाहर खड़े हो गए देखो 100 की स्पीड भी इतनी तेज़ फील हो रही है भाई साहब। तो काफ़ी लोगों ने लगा रखी है भाई, उधर भी पार्किंग बनी है, इधर भी पार्किंग बनी है, और वहाँ पे है वॉशरूम। आओ चलते हैं भाई वॉशरूम देखते हैं साफ़ सुथरे है कि नहीं है यहाँ के। वैसे इन एरिया के मुझे उम्मीद नहीं अच्छे होंगे, जो प्रॉपर जहाँ पे पेट्रोल पंप होते हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह बने होते हैं वहाँ के तो मेंटेन रखते हैं लोग। यहाँ तो कौन ही मिलेगा मेरे हिसाब से साफ़ सुथरा, है ना। ये देखो भाई इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये लेट्स सी कैसा है। भाई साहब जितना मैंने सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और एयर फ्रेशनर लगा हुआ था मस्त, मतलब बदबू कुछ नहीं आ रही थी। बट ये है एक चीज़ की दिक्कत थी कि साबुन रख रखा था हाथ धोने के लिए, मतलब वो रखना चाहिए, लिक्विड सोप है ना। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा मेंटेन था भाई। और हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से बना हुआ था वॉशरूम अंदर ही, मतलब टॉयलेट सीट जो है, और एक छोटा सा अलग बना हुआ था, मतलब था वेस्टर्न ही दोनों। और यहाँ जेट वेट नहीं होता भाई, अपना खुद का पिचकारी लेकर आओ पोर्टेबल वाली, या टिश्यू से यूज़ करो। बाकी ओवरऑल अच्छा है था भाई काफ़ी। तो एक वॉशरूम बना हुआ है, पीछे सिटिंग एरिया बना है, डस्टबिन बने हैं कूड़ा डालने के लिए, और पार्किंग भी मेरे ख्याल से 30-35 गाड़ियों की होंगी, और एक ये स्मोक रूम बना हुआ है, यहाँ से आप मतलब स्मोकिंग कर सकते हो। तो बढ़िया है यार, मेंटेन्ड है अच्छे से। बाकी जो एक्चुअल रियल वाला कैसा होगा जहाँ पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट होते हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, जब बुसान जाऊँगा ना उस दिन, क्योंकि 5 घंटे की ड्राइव है, तब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के हाईवे और एक्सप्रेस वे। अभी के लिए फ़िलहाल यही देख लो भाई, गाड़ी एक नंबर, मेरे को प्यार हो गया इस गाड़ी से। K5 है किया की, मज़ेदार, चलाने में भी एकदम तगड़ी, और दिखने में भी देखना ब्लैक ब्यूटी। हालांकि भाई ठंड बहुत हो रही है बाहर,
फटाफट अंदर बैठते हैं, चिल्ली जम गई मेरी तो। अभी वो विलेज कैसे घूमूंगा भाई इतनी ठंड में। कल भी थी ठंड और आज ज़्यादा हो गई है। परसों नहीं थी, परसों 18 डिग्री था, आज 6-7 डिग्री हो रखा। कल भी 6-7 के आसपास ही था। चलो पहुंचने वाला हूँ, तो 10-12 मिनट की ड्राइव रहेगी बस। चलो जी वापस से हाईवे पे लग जाते हैं। हाईवे या एक्सप्रेस वे, जो भी है, एक्सप्रेस वे ही है मेरे ख्याल तो ये। हाँ तो अभी देखो एकदम से मैं लेफ़्ट नहीं ले सकता भाई, जब तक मैं पीछे देख नहीं लेता ढंग से कि मेरी लेन में कोई नहीं आ रहा, तब मेरे को इंडिकेटर देना है। और अब मुझे एक्सप्रेस वे पे मर्ज होना है। अब ये रूल्स तो यार देखो हर देश में सेम है, अपने इंडिया में भी है। हम लोग मतलब मानते नहीं है, वो अलग बात है, कुछ लोग मानते हैं, बट वैसे जनरली यहाँ पे नहीं मानोगे ना आप तो बहुत रिस्की हो जाता है। यहाँ पे क्या, इंडिया में भी नहीं मानोगे तो एक्सप्रेस वे पे अचानक से घुस जाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो पूरे रहते ही है भाई। यहाँ पे भी रहेंगे ही। यहाँ डर ज़्यादा इसलिए क्योंकि रेंटल गाड़ी है, अपना देश नहीं है। कुछ हो गया गाड़ी को तो वो फटका अलग, अपनी जान को कुछ हो गया तो वो समस्या अलग। क्योंकि यहाँ के तो हॉस्पिटल का बिल भी भाई ऐसे कब लाखों करोड़ों में पहुँच जाएगा पता नहीं चलता। इंडिया में तो अपना चलो इंश्योरेंस वगैरह होता है। इंश्योरेंस तो मेरा यहाँ भी है, ट्रैवल इंश्योरेंस। बट दूसरी देश में आके ये सब ना ही हो ना, बंदा बीमार ना पड़े, एक्सीडेंट ना हो तो ज़्यादा सही रहता है। अपने देश में भाई घर वाले हैं, रिश्तेदार है, समझ रहे हो, तो एक हौसला बना रहता है। यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आप खुद सोचो भाई, अकेले, मतलब मैं तो अकेले ही हूँ, कोई भी नहीं आया साथ, तो सोचो अकेले कैसे मैनेज करोगे वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में सब कुछ। तो वही बात है। और ऐसा भी नहीं कि घर वालों को बुला लूँ, वो आ भी नहीं सकते। सबसे पहले तो पासपोर्ट, और पासपोर्ट जिनका बना भी हुआ भाई वीज़ा लगवाओ, वीज़ा मिले ना मिले, समझ रहे हो आप। तो इसलिए इन देशों में मतलब दूसरे देश में जाके थोड़ा सा सेफ ही रहो तो अच्छी बात है। बाकी जिसके साथ जहाँ जो होना होता है भाई कोई रोक नहीं सकता, जो लिखा है वो होना ही है। अपनी तरफ से आप प्रिकॉशंस लेकर रखो, बाकी आपकी किस्मत में जो लिखा होगा वो वैसे भी होगा ही। अब चाहे आप दूसरे देश में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप रोड पे चल रहे हो, या आप घर में बेड पे बैठे हो, होने को तो भाई पंखा भी गिर जाए आपके ऊपर आगे बेड पे बैठे बैठे, है ना, कुछ कह थोड़ी सकते हैं उसमें। चलो भाई पहुंच गया हूँ, पार्किंग ही ढूंढ रहा हूँ बस, यहीं कहीं पे दिखा तो रहा है मैप। लेट्स सी कहाँ है, कहाँ ये ऑफ रोडिंग पे ले आया भाई, सिडैन गाड़ी है, लगभग गई नीचे से तो बस फालतू का खर्चा बैठ जाएगा। एसयूवी हो तो भाई कहीं भी चढ़ा दो, निकाल लो, डर नहीं है ना। अपनी स्कॉर्पियन की आदत लगी हुई है मुझे, पर सिडैन में तो ऐसे देख देख के ही करना पड़ता है। राइट या लेफ्ट? अबे बंद है, ओए रास्ता ही नहीं आगे तो। ये क्या मैप दिखा रहा है रास्ता है? फंस गए भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मोड़ना पड़ेगा वापस। यहाँ का भी मैप फंसा देता भाई, मुझे तो लगा था बढ़िया मैप है, सब चीज़ें अपडेटेड रहती है। बताओ कहाँ ले आए हैं, आगे रास्ता ही नहीं और मैप में दिखा रहा है कि लेफ़्ट लो। कुछ भी करते हैं मतलब ये। चलो भाई ढूंढनी पड़ेगी और कोई पार्किंग। एक रोड पे ही ना देखी थी मैंने पार्किंग, वहीं पे ही लगाते हैं चल के, यहाँ तो है नहीं।